नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मोनिका सेठ, जो कि इंदौर से हैं। तो मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे हैं इस फील्ड में, व आपकी शिक्षा कहाँ हुई, आपका जन्म स्थान कहाँ है। तो एक छोटा सा परिचय के साथ आज की बातचीत को हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। मेरा जन्म इंदौर में हुआ। स्कूलिंग और कॉलेज की शिक्षा भी यहीं से हुई। मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज से बैचलर्स किया, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया। आर्ट फील्ड में आने की प्रेरणा बचपन से ही मिली। घर में काफ़ी रचनात्मक माहौल था। मैंने बचपन से ही अपनी दादी को हमेशा कुछ न कुछ रचते हुए देखा था। वे वार त्यौहार पर कभी मांडना बनाती थी, कभी सुंदर शगुन व चित्र बनाती थी, कभी मिट्टी के देवी देवता, तो कभी कपड़ों के खिलौने बनाती थी। मैं उन्हें बहुत ध्यान से देखती थी, फिर उन्हीं की तरह बनाने की कोशिश करती। तो बचपन से तो मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी दादी ही रहे। बाद में फाइन आर्ट्स कॉलेज में आने के बाद मेरा कला के प्रति रुझान और बढ़ गया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे प्रकाश घाटुले जैसे सर मिले। उन्होंने हमेशा ही हमें प्रोत्साहित किया। हमारे सीनियर्स भी इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको देखकर भी प्रेरणा मिलती थी। कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ कला के विभिन्न विधाओं पर बातचीत होती थी, कलाकार के काम, उनके विचारों पर बातचीत होती थी। तब मुझे लगा कि यही तो मेरा संसार है और यही तो मैं करना चाहती हूँ। उसी दौरान वरिष्ठ कलाकार अखिलेश जी से भी परिचय हुआ। वे भी मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, मोनिका जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे हर एक कलाकार का कैनवास के साथ एक गहरा संबंध होता है, तो क्या आपने पहले कैनवास में काम किया है? व इस तरह के काम, जो एक्सपेरिमेंट जो इंदौर में शायद अभी हाल फिलहाल होने लगे हैं, पहले के समय में ये एक लोगों को एक एग्ज़ाम्पल जैसा होता था कि इस तरह के न्यू मीडिया में काम करने वाले लोग बहुत कम दिखते थे। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे न्यू मीडिया में काम करना चाहिए? मेरी आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत कैनवास पेंटिंग से ही हुई थी, पर उसमें मेरा मन नहीं लगा। हमेशा लगता था कि कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। काफ़ी समय तक कैनवास और मेरा स्ट्रगल चला। तब एक घटना ने मुझे रास्ता दिखाया। उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था और मैं उसके लिए एक खोई बैग तैयार कर रही थी। खोई बैग बच्चों के जन्मदिन पर काम आने वाला एक झोले जैसी आकृति वाला होता है, जिसमें बच्चों की पसंद की विभिन्न वस्तुएं डाली जाती हैं। फिर उस झोले को छत पर टांग बच्चों को इकट्ठा कर उनके बीच इसे खोल दिया जाता है। तब बच्चे उसमें से अपनी पसंद की सारी वस्तुएं चुन लेते हैं। तो उस दिन जब मैं उस खोई बैग को तैयार ही कर रही थी, वह अचानक समय से पहले ही खुल गया और उसमें मैंने जो भी वस्तुएं डाली थी, थर्माकोल बीड्स, टॉफ़ियाँ, गेंदे और जो कुछ भी रखा था, वो सब फर्श पर बिखर गया। वह जो दृश्य फर्श पर मैंने देखा, बस वही जैसे मेरे लिए ईश्वरीय संदेश था। वह नज़ारा इतना खूबसूरत था कि उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि अब मैं थर्माकोल बीड से ही काम करूँगी। और फिर जब मैंने मेरे काम शुरू किए, तब चित्र बनाने का प्रयास भी मुझे एक खोई बैग की तरह ही मालूम पड़ा। कई रूप, कई आकार इसमें बन पड़े। बस उसी दिन से मुझे एक नई दिशा मिल गई। वही मेरा मिक्स मीडिया के साथ पहला परिचय था। इन कामों का मैंने पहला सोलो शो भी किया, जिसका नाम खोई बैग ही रखा। जी, हमारे श्रोताओं में से एक सवाल है जिनका कि एक कलाकार के मन में क्या विचार चलते रहते हैं जब वो एक नया काम शुरू करते हैं, वह कोई काम को कैनवास शुरू करते हैं, वह न्यू मीडिया में कुछ काम शुरू करते हैं, तो वो उसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। काम शुरू करने से पहले मटेरियल लेवल पर देखें तो मैं पहले पारंपरिक बंदेज कला का प्रयोग कर कपड़ों पर कर उसे अलग अलग रंगों में रंगती हूँ। फिर उनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग रंगों का चयन करती हूँ जिससे कि मुझे शुरुआत करनी है। फिर उन्हें रूपाकार देती हूँ और फिर असेंबल करती हूँ। तो सूती कपड़े की सतह पर रूपाकार को रचने से पहले इनके प्रति मेरे मन में कोई पूर्व नियोजन नहीं रहता है।
एक कृति पूर्ण होने में जिस परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरती है, उसको देखना एक अनुभव है, जिसमें प्रतिपल कुछ न कुछ घटित होता है। जैसे जब मैं किसी सफ़ेद कपड़े जिसे मैं रंगती हूँ, कैसे वो रंग वाले पानी में जाते ही अपना रूप बदल लेता है। जैसे नीले ही रंग के पानी में जब अलग अलग टेक्सचर वाले कपड़े डाले जाएं, तो वह कपड़े अपनी बुनाई और प्रकृति के हिसाब से ही उस रंग को सोख लेते हैं, और रंग कर जब बाहर निकलते हैं तो सब एक नया नीला रंग लिए होते हैं। तो यह जो घटना है वह मुझे बहुत अचंभित करती है। जब मैं एक नए काम की शुरुआत करती हूँ, तब मैं एक नए रोमांच के लिए तैयार रहती हूँ कि आज मुझे क्या अनुभव, क्या आश्चर्य देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यही रोमांच जो है कलाकार को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता है। अच्छा, हमारा एक प्रश्न है कि आपने कपड़े को ही माध्यम क्यों चुना? मैंने कपड़े को माध्यम की तरह इसलिए चुना क्योंकि कपड़े में जो नाजुकता है और उसमें जो अपना रूप और रंग दोनों बदलने की जो क्षमता है, वह असीमित है। तो डाइंग टेक्निक से मुझे असीमित वेरिएशन और सरप्राइजेस का अनुभव होता है। मैं अपनी कृति को पूर्ण करने से पहले बहुत दिनों तक उसे अरेंज और रीअरेंज करती हूँ, जब तक कि वह पूर्णता ना ले ले। तो यह जो क्रिया है वह अपने आप में एक जिगज़ॉ पज़ल की तरह है, पर ऐसी जिगज़ॉ पज़ल जिसे कोई सॉल्व ना करे, पर वह अपनी ही संपूर्णता को पा सके। जी, मोनिका जी, हम जानना चाहते हैं कि हर कलाकार के जीवन में सोलो शो का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके सोलो शो में हुआ हो, जो आपको आज भी याद हो? मेरे सोलो शो के बाद सभी ने उन थर्मोकॉल बीट्स के कामों को बहुत पसंद किया, पर यह ज़रूर कहा कि मीडियम पर विचार करो। तभी मेरे मन में वुडन बीट्स लेकर काम करने की इच्छा हुई, और मैंने सोचा कि क्यों ना इन कामों को नया डायमेंशन दिया जाए। तब मैंने वुडन बीट्स को ट्रांसपेरेंट वायर पर पिरोकर इंस्टॉलेशंस बनाए, जो बहुत इंटरेस्टिंग थे पर बहुत चैलेंजिंग भी। वह काम स्टिल भी थे और कैनेटिक भी, पर अनुभव बहुत अच्छा रहा। जी, ये अनुभव ही है जो कलाकार को एक नए-नए चीज़ों को जानने व परखने व सीखने में मदद करता है। अच्छा, आपके पहले के काम और अभी के जो काम हैं, उसमें आपको किस तरह के डिफरेंसेस दिखते हैं? व वैचारिक रूप से उसमें किस तरह का डिफरेंस है? उस विषय में भी आप कुछ साझा करें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी। पहले के कामों और अभी के कामों में वैसे तो अंतर मीडियम का ज़रूर है। जैसे पहले थर्मोकॉल बीट्स, फिर वुडन और फिर प्लास्टिक बीट्स का प्रयोग किया था, पर अब मैं कपड़ों से अपनी कृतियाँ बनाती हूँ। तो वुडन बीट्स और प्लास्टिक बीट्स में काम करना मुझे एक बंधन की तरह लगा, क्योंकि इसमें मटेरियल के लिए मैं किसी और पर निर्भर थी। पर और मुझे उस काम में स्वतंत्रता भी नहीं मिल रही थी। तो उसी दौरान मुझे कपड़े से काम करने का सुझाव आया, जिसे मैं खुद ही रंगती हूँ, तो कोई निर्भरता नहीं है। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ये कलाकार के जीवन में इस चीज़ को तो सीख ही लेना चाहिए कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि जो नए कलाकार हैं व स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जो उनको जीवन में काम आए? यह मैसेज देना चाहूँगी कि खूब स्केचिंग करें, कला की सारी विधाओं पर ध्यान दें, खूब पढ़ें, ऑनेस्ट रहें। यहाँ मैं कोलते सर का एक वाक्य कोट करना चाहूँगी कि यह मत सोचिए कि आपको पेंटिंग से क्या मिल सकता है, यह सोचिए कि आप पेंटिंग को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत ही प्रेरणादायक है कि हम पेंटिंग को क्या दे सकते हैं। जब हम पेंटिंग को देते हैं, पेंटिंग खुद ब खुद हमें सारा कुछ देना शुरू करता है, परंतु हमें ईमानदारी से उतना समय हमें पेंटिंग में देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक फिर नए अध्याय के साथ,
और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों से व जो कला के प्रति जो रुचि रखते हैं उनसे अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास है गोविंद का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उससे हमें पता चलता है कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अलग अलग कलाकारों की जो बातचीत आप लोग सुन रहे हैं, उनका जो अनुभव है, जीवन का एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट के ज़रिए बिल्कुल बताएं। और यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो वो भी आप लिखें, हम दूसरे कलाकारों से ये प्रश्न भी ज़रूर पूछेंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।